देखो 11th क्लास का एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करता है तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब अगर अपन मोशन की टाइप्स की बात करें, है ना, पूरे अगर ओवरऑल मोशन को कैटेगराइज करें तो मोशन की कई तरह की कैटेगरीज होती है। जैसे अगर अपन केवल सिंपल दुनिया में होने वाले जितने भी मोशंस हैं उन सभी मोशंस को कैटेगराइज करें तो जब उसको कैटेगराइज करते हैं तो अलग अलग तरह के मोशन आते हैं। इसमें देखो मेनली दो तरह के अपन मोशन जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है 1D मोशन और एक होता है 2D मोशन। अगर ओवरऑल तरीके से देखें तो एक तो हो जाता है 1D मोशन और एक होता है 2D मोशन और एक होता है 3D मोशन। तीन तरह के अपन मोशन को डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो इन तीनों तरह के मोशन में, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन अपन को समझना है पर पहले ये समझना जरूरी है कि भाई मोशन को कैटेगराइज कैसे करते हैं। पहली बात तो मोशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अगर टाइम के साथ चेंज करता है तो वो क्या कहलाता है, मोशन। अगर वो किसी लाइन के अलोंग चेंज कर रहा है तब तो क्या होता है, 1D मोशन। अगर किसी प्लेन के अलोंग चेंज कर रहा है, जैसे अगर किसी वो लाइन के अलोंग चेंज कर रहा है, लाइन के अलोंग अगर मूव कर रहा है तब तो क्या है वो 1D मोशन। लेकिन अगर वो किसी प्लेन के अलोंग मूव कर रहा है, जैसे ये कोई प्लेन है, इसके अलोंग यहाँ पे कहीं पे ऐसे मूव कर रहा हो और प्लेन के अंदर मूव कर रहा हो तब तो क्या होता है वो 2D मोशन। अगर वो किसी लाइन के अलोंग मूव करता है तब क्या होता है वो 1D मोशन होता है। और फिर 3D मोशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा जो मोशन है वो किसी 3D ज्योमेट्री के अंदर मोशन कर रहा हो, जैसे कोई 3D ज्योमेट्री अपन इस तरह से बनाए और ऑब्जेक्ट जो है वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा हो, है ना, जैसे कोई क्यूब अपन पार्ट ले लेते हैं। तो इस तरह का जो मोशन है किसी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर 3D ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे कोई मूव कर रहा हो तो ये 3D मोशन हो जाता है। 1D मोशन के एग्जांपल में जैसे कोई छिपकली है या फिर कोई चींटी है, वो अगर लाइन के अलोंग मूव कर रही है, कौन सी लाइन, जैसे ये रूम है तो रूम में ये दीवार और उस छत वाली दीवार के बीच में लाइन दिखाई दे रही है, तो अगर कोई इस तरह से इस लाइन के अलोंग चींटी मूव करती है तो क्या है वो 1D मोशन है। अगर वो चींटी इस दीवार के प्लेन में मूव करने लग जाए तो वो क्या है 2D मोशन। मान लो छिपकली है तो छिपकली इस प्लेन में मूव करे तो वो क्या है 2D मोशन। और छिपकली दीवार पे चलती चलती नीचे की तरफ गिर जाए, आप पे ना गिरे तो वो क्या हो जाता है 3D मोशन हो जाता है। समझ में आया बात। तो ये तीन तरह के मोशन होते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। क्लियर है ये चीज, पहली तो बात। तो अब देखो 2D मोशन जो होता है ना, अपन को सर्कुलर मोशन की तरफ जाना है तो 2D मोशन में कई तरह के अलग अलग टाइप होते हैं 2D मोशन के। एक टाइप होता है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन और एक टाइप होता है इसका सर्कुलर मोशन, है ना। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं किसी एंगल पे तो वो इस तरह से जब मोशन करता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारे जो 2D मोशन है ना, इस 2D मोशन के दो और फर्दर टाइप होते हैं 2D मोशन के। 2D मोशन में एक टाइप जो है वो तो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक दूसरा टाइप होता है ये सर्कुलर मोशन टाइप होता है। 2D मोशन का एक तो क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक तो हो गया प्रोजेक्टाइल और एक हो जाता है सर्कुलर। देखो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर दोनों मोशन किस कैटेगरी में आते हैं, 2D मोशन की कैटेगरी में आते हैं। जो सर्कुलर मोशन होता है ना कि कोई पार्टिकल सर्कल के अलोंग मोशन करता है अगर, तो वो क्या होता है सर्कुलर मोशन होता है। तो 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर दोनों क्या होते हैं, सेम ही कैटेगरी में आते हैं। सर्कुलर मोशन कैसे, जैसे ये आपका कोई, जैसे ये आपका सर्कुलर मोशन, सर्कल के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस सर्कल के अलोंग मूव करने वाले पार्टिकल को अगर आप साइड से देखोगे ना, जैसे ये पार्टिकल है, ये इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। अगर इसको किनारे से ऐसे देखोगे, मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये जब ऑब्जर्वर इसको इस तरफ से देखता है तो क्या ये प्लेन नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। और प्लेन में कोई मोशन होता है तो क्या कहलाता है 2D मोशन कहलाता है। तो सर्कुलर मोशन किसका एग्जाम्पल है, 2D मोशन का ही एग्जाम्पल है। समझ आई बात। तो ये सर्कुलर मोशन का सबसे पहले तो फंडामेंटल बात हो गया।
क्लियर है ये चीज? अब देखो आगे जब बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए कुछ हमें टर्म्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आप 1D मोशन को समझते हो, तो 1D मोशन को समझने के लिए आप सबसे पहले क्या डिफाइन करते हो? आप डिफाइन करते हो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें डिफाइन करते हो ना, इसके लिए 1 डायमेंशनल मोशन के लिए। करते हो नहीं करते हो? तो वैसे ही सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज की जरूरत पड़ती है, कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है। वो टर्म्स हम डिफाइन करते हैं पहले, उसके बाद में सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस, डायनामिक्स, वो सारी चीजें हम समझने लगते हैं, है ना? तो सबसे पहले अपन यहां पर क्या डिफाइन करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन करते हैं सर्कुलर मोशन के लिए, है ना? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। जैसे सबसे पहली जो टर्म है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? एंगुलर, या फिर एंगुलर में पोजीशन की बात करूं, सबसे पहली टर्म है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या होता है? कोई भी सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस समय किसी रेफरेंस लाइन के रिलेटिव में, कोई भी रेफरेंस लाइन के रिलेटिव, मान लो पार्टिकल चलते चलते यहां पे आ गया है, तो किसी रेफरेंस या ओरिजिन के रिलेटिव में, मान लो ये आपके कोई एक्स और वाई एक्सिस है जिनके रेफरेंस में हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां पर ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस मान लीजिए, तो ये जो कोई एंगल कवर करता है, ये क्या कहलाता है? उसका एंगुलर पोजीशन कहलाता है। किसी रेफरेंस के रिलेटिव में सर्कुलर मोशन में जो एंगल कवर करता है, वो क्या कहलाता है? उसका एंगुलर पोजीशन कहलाता है। समझ में आई बात? जैसे यहां से यहां तक आया 30 डिग्री कवर किया, यहाँ पे अगर 90 डिग्री कवर किया, यहाँ पे आए तो 180 डिग्री कवर कर लिया, तो ये किसी रेफरेंस के रिलेटिव में जो एंगल कवर करता है, वो क्या कहलाता है? एंगुलर पोजीशन कहलाता है। एंगुलर पोजीशन की जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स, इसमें अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होती है? एंगल की यूनिट क्या होती है? एक तो होती है डिग्री और एक होती है रेडियन। दो यूनिट्स में हम किसी भी एंगुलर पोजीशन को मेजर कर सकते हैं, डिग्री या रेडियन में। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? 180 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका अपन यूज कई सारे न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, डेरिवेशन उनमें करते हैं। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। समझ में आई बात ये? ठीक है, 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। ये पहली टर्म्स है। पहली टर्म क्या हो गई? अपनी एंगुलर पोजीशन। दूसरी टर्म जो है वो अपन समझनी होती है, वो ये तो है अपनी एंगुलर पोजीशन। जो दूसरी टर्म समझने वाले हैं वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको भी ध्यान से समझना, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर पोजीशन का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या था? डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो उसको डिनोट कैसे करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका सिंबल तो होता है डेल्टा थीटा। क्या होता है सिंबल? डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर्कुलर मोशन में ही, जैसे मैं अलग एक और सर्कुलर मोशन ले लेता हूं। जैसे ये सर्कुलर मोशन है ना, इस सर्कुलर मोशन में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, लेट्स से। और यहां पर मान लो स्टार्टिंग में पोजीशन यहां पे थी, ये t1 टाइम पे पोजीशन है और यहाँ पे t2 टाइम पे पोजीशन है। कोई दो टाइम इंटरवल के बीच में जो डायरेक्ट एंगल होता है ना, मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे था t1 टाइम पे और t2 टाइम में यहाँ पे आ गया। समझ आया? तो इन दोनों के बीच का जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्ट जो एंगल है इन दोनों के बीच का,
वो क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच जो डायरेक्ट एंगल है वो क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझ में आई बात? तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसकी भी यूनिट वही, जैसे पहले तो अपने पोजीशन आया था, पोजीशन के बाद में डिस्प्लेसमेंट आया था ना, इसी तरह से पहले एंगुलर पोजीशन, फिर क्या आ जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डायरेक्ट एंगल बिटवीन टू एंगुलर पोजीशंस, है ना। तो ये कैसे आएगा? मान लीजिए कोई T2 टाइम पे हमारे रेफरेंस एंगल लिया और किसी T1 टाइम में थीटा कवर कर रखा है, तो जो डेल्टा थीटा है वो क्या आ जाएगा? θ2 माइनस θ1 आ जाएगा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया। समझ आई बात? सिंपल सा, दो एंगल के बीच डिफरेंस निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी होती है? तीसरी होती है अपनी, कौन सी होती है? लीनियर मोशन में सबसे पहले हमने पोजीशन को डिफाइन किया, पोजीशन के बाद में हम किस पे गए थे? डिस्प्लेसमेंट के बाद में, उसके बाद में किस पे गए थे? स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ पे बताते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा से डिनोट करते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी? समझते हैं इसको ध्यान से। समझना, देखो एंगुलर वेलोसिटी को समझने के लिए लीनियर वेलोसिटी पता क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पॉइंट था ना लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर। तो जो ओमेगा होता है हमारा, ओमेगा वो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर टाइम, या फिर टाइम तो दोनों में सेम ही होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या होता है? अपना एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्लियर है? ओके। तो फिर ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है? डेल्टा थीटा, और टाइम क्या होता है? डेल्टा टी। अब देखो इसमें भी दो दिक्कत, दो चीजें आ जाती है। एक तो आ जाती है, जैसे हम वेलोसिटी जब डिफाइन कर रहे थे, वेलोसिटी दो तरह की आई थी अगर आपको याद हो तो। एक तो आई थी एवरेज वेलोसिटी और एक आई थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ना, ओमेगा, ओमेगा भी दो तरह का होता है। एक तो ओमेगा एवरेज होता है और एक होता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस। दो तरह के ओमेगा होते हैं। ओमेगा एवरेज तो क्या हो जाएगा? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का डिवाइड कर दीजिए उससे, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा एवरेज आ जाएगा। और ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे आ जाएगा? छोटा सा कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें छोटा सा टाइम का डिवाइड कर देंगे, है ना। यानी कि थीटा का टाइम के साथ जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये दो तरह के ओमेगा हो गए, ओमेगा एवरेज हो गया एक तो, और एक हो जाएगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस। समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज? जैसे स्पीड एवरेज थी और इंस्टेंटेनियस थी, वैसे ही ओमेगा भी है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है? अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओमेगा का? अगर देखें तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। किसका? ओमेगा का। समझ में आई बात? ये इसका यूनिट हो गया। ओमेगा का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। ओके, रेडियन पर सेकंड क्या हो जाता है? ओमेगा का यूनिट हो जाता है। क्लियर है चीज? अब देखो ओमेगा का ये यूनिट हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। फिर एंगुलर वेलोसिटी के बाद में जो नेक्स्ट टर्म आएगी, जब अपन ने वेलोसिटी समझ लिया तो उसके बाद में क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है।
अच्छा, इसमें देखो छोटे न्यूमेरिकल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको थीटा का एक्सप्रेशन दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 2t² प्लस t प्लस 5, और ये यूनिट क्या है, रेडियन में। थीटा का क्या दे रखा है, टाइम के साथ एक्सप्रेशन दे रखा है। आपसे सवाल पूछा जाए, सवाल क्या पूछा जाए, फाइंड आउट, क्या पता लगाना है, फाइंड आउट पता लगाना है ओमेगा, ओमेगा पता लगाना है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पता लगानी है। और इसमें भी दो तरह के सवाल बन सकते हैं, एक तो आपसे इंस्टेंटेनियस पूछ ले, एक पूछ ले आपसे एवरेज। तो कैसा सवाल पूछ सकता है, फाइंड आउट ओमेगा फॉर ओमेगा बिटवीन, एक तो पूछ ले मान लो बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड, है ना, 0 से 5 सेकेंड के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या है। तो इसने एक बड़े टाइम इंटरवल में पूछ लिया, तो इसका मतलब ये कौन सा ओमेगा पूछ रहा है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, एवरेज पूछ रहा है ना, क्योंकि बड़े टाइम इंटरवल में जो ओमेगा निकाला जाता है वो क्या होता है, एवरेज। और जो किसी इंस्टेंट पे, उस टाइम पे ओमेगा जब पूछता है तो वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। समझ में आई बात ये। तो बिटवीन t बराबर 0 से 5 सेकेंड पूछ रहा है, और दूसरा मान लो ओमेगा एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ये पूछे। तो इसमें जस्ट उसी 5वें सेकेंड में पूछ रहा है, तो ये क्या पूछ रहा है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहा है। समझ में आई बात ये। तो यहाँ पे दोनों सवालों के सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कर सकते हो क्या, ट्राई करोगे, ट्राई कीजिए कि आप पहले तो एवरेज निकाल के देखिए और एक इंस्टेंटेनियस निकाल के देखिए। ये फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी निकालने का, ओमेगा निकालने का। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। अपन को इस केस में तो आपने समझ लिया ना भाई, ओमेगा एवरेज निकालना है पहले वाले में तो, और दूसरे में क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस चाहिए। अब एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो अगर ओमेगा एवरेज चाहिए तो एवरेज निकालने के लिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी करना पड़ेगा, या फिर ओमेगा एवरेज निकालना है तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1, ये करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, T1 कौन सा टाइम है, 0 है, T2 कौन सा टाइम है, 5। तो यहां पे तो देखो आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 5, कोई दिक्कत वाली बात। अब 0 पे थीटा 1 देखते हैं कि थीटा 1 0 पे कितना है, थीटा 1 0 पे कितना है, देखो 0 रखा, 0 रखा तो कितना बचेगा, खाली 5 बच गया। और 5 पे देखा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 5 कितना, 55, 55 पे 5 ऐड किया वापस 60, क्या 60 है या नहीं है, ये कर पाए नहीं कर पाए, ये किया था आपने ऐसा। T2 जो है 5, 5 पे देखा कि थीटा कितना है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 5 55, 55 और 5 60। तो 60 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 55 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगी 11 रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है, बस ऐसे करते हैं। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा क्या, थीटा के टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। तो देखो थीटा के साथ टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना आता है नहीं करना आता, तो ओमेगा बराबर बताओ आता है क्या डिफरेंशिएशन, आता है ना। टू को कुछ नहीं किया, थीटा स्क्वायर का टी स्क्वायर का 2t होता है ना, एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस उस सिंगल t का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0।
तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया इंस्टेंटेनियस का 4t प्लस 1। क्या इसमें दिक्कत आई थी आपको? निकाल लिया था। अब आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है किस टाइम पे, तो इस t की जगह 5 रख दीजिए, है ना। तो एट t बराबर 5 देखना है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस पे 4 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 21 रेडियन पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा ना? ठीक है, बस ऐसे करते हैं। क्लियर? ओमेगा क्लियर है, एंगुलर वेलोसिटी क्लियर है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन समझ में आया। अब देखो मोशन जब आप पढ़ते हो डी मोशन तो उसमें तीसरा टर्म कौन सा डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन करते हैं नहीं करते? तो यहां पे वही एक्सेलरेशन को क्या बोल देंगे, चौथा टर्म जो है ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका सिंबल होता है अल्फा। क्या होता है सिंबल? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, समझते हैं इसको एंगुलर एक्सेलरेशन को? जैसे सिंपल एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम। जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया उसमें टाइम का डिवाइड कर दो। अब एंगुलर वेलोसिटी दो तरह की हो सकती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो अल्फा भी दो तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है अल्फा एवरेज और एक हो सकता है अल्फा, यानी कि एवरेज तो कैसे आएगा, बड़ा चेंज ओमेगा में डिवाइडेड बाय बड़ा टाइम इंटरवल। ये रेयरली काम आता है, ज्यादा कौन से काम आएगा, डी ओमेगा अपॉन में डी टी। जब ओमेगा का टाइम के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा डी ओमेगा अपॉन डी टी आ जाएगा। यानी कि जब हम एंगुलर टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस अल्फा आ जाएगा। सही बात है ना? तो ये हो गया अल्फा इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? ऐसे करते हैं, ओके। अब देखो ये हो गया अल्फा इंस्टेंटेनियस। जैसे हमने 1D मोशन में जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन को अपन dv अपॉन dt लिखते हैं। इसके अलावा अपन एक्सेलरेशन को v dv बाई ds भी तो लिखते थे। एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ये भी होता है। अल्फा के भी दो फॉर्मूले चलते हैं, अल्फा एक तो चलता है d ओमेगा अपॉन dt और एक d ओमेगा अपॉन d की जगह ओमेगा हो गया और ds की जगह d थीटा हो गया, है ना। जैसे हमारी तीन चार इक्वेशंस ऑफ मोशन चलती है, v बराबर u प्लस at, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, और ये कब, फॉर यहाँ पे तो a कांस्टेंट होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट के लिए, है ना। चलो ये थोड़ा मैं बताता हूँ, इसको डिस्कस करते हैं अपन। ये पॉइंट नोट कर लीजिए एक बार। हेलो, ठीक है, कल 10 बजे स्टार्ट कर देंगे क्लास, बाकी मेरी रहेगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पे बात कर रहे थे अपन, अल्फा। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है वैसे ही क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। अल्फा क्या हो गया, चेंज इन ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उस चेंज में दो तरह का हो सकता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी और डी ओमेगा अपॉन
dt। जैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं dv अपॉन dt से, और एक फॉर्मूला क्या था v dv अपॉन ds। अच्छा, आपको आइडिया है ये कैसे आया यहां से? इसका डेरिवेशन बड़ा सिंपल सा है। आप dv अपॉन dt को ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर सकते हैं। dv अपॉन dt किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया? ds अपॉन ds से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन ds इंटू क्या आ जाएगा, ds अपॉन dt कर सकते हैं। हमने क्या किया, ds को इधर लेके आ गया, dt को इधर लेके आ गया, तो ऐसा कर सकते हैं। अब वापस ds अपॉन dt क्या हो गया, v हो गया। भाई ds अपॉन dt क्या होता है, v। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या होता है, v। तो ये क्या हो जाएगा, v dv अपॉन ds। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv अपॉन ds। ऐसे ही अल्फा क्या हो जाता है, ओमेगा d ओमेगा अपॉन d थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हमारी इक्वेशंस है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो लास्ट क्वेश्चन है ना अपना, जिसमें थीटा का एक्सप्रेशन दे रखा है 2t² प्लस t प्लस 5। थीटा बराबर क्या है, 2t² प्लस t प्लस 5। ये थीटा का एक्सप्रेशन है। तो आपको क्या निकालना है, मान लो आपको अल्फा निकालना है इसके लिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा आएगा। फटाफट निकाल के बता दो क्या आएगा। हो रहा है ना, सिंपल सा आ जाएगा सबका। देखो एक बार डिफरेंशिएशन किया, देखो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ओमेगा आएगा डी थीटा अपॉन डी टी से। ये आ गया 4t प्लस 1। 2 को कुछ नहीं किया, t² का 2t, और खाली t का 1 आ गया डिफरेंशिएशन। फिर अगर हमें अल्फा निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा अपॉन डी टी करेंगे तो 4 को कुछ नहीं किया, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 का हो गया 0। तो अल्फा की क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यूनिट क्या होगी, जैसे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, रेडियन। मीटर की जगह आ जाएगा रेडियन, और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये अल्फा का आंसर हो जाएगा इसके लिए। समझ आई बात? तो ऐसे करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत सारा आइडिया है, आता है ना। तो 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, इससे अल्फा आ गया। समझ आई बात? तो ऐसे करते हैं अपन इस तरह के सवालों को। पहले सवाल तो इसी तरह के हैं कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करके आंसर निकालना है ना। जैसे आपको मान लो दे दिया जाए कि जैसे एक सवाल है, जो ओमेगा है वो थीटा पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1, या फिर ओमेगा की वैल्यू जो है थीटा खाली स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ऐसे ओमेगा बराबर क्या है, थीटा स्क्वायर है, खाली ऐसे ही दे रखा है। आपको क्या करना है, फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर अल्फा का एक्सप्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा के टर्म्स में अल्फा का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये पता लगाना है। निकाल सकते हो, कर सकते हो क्या? बताओ। यहाँ पे ओमेगा थीटा के टर्म्स में दे रखा है ना, तो अगर अल्फा निकालना है आपको तो फॉर्मूला कौन सा काम में लोगे, अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा वाला काम में आएगा इस बार, है ना। ये फॉर्मूला काम में आएगा अगर अल्फा को थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेशन निकालना है तो सबसे पहले देखो ओमेगा तो पता है, ओमेगा तो हमें पता है क्या है, थीटा स्क्वायर।
हम डी ओमेगा अपॉन डी थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी ओमेगा अपॉन, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो थीटा का क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ये आ गई वैल्यू। तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 थीटा के बराबर आ गई। अब हमें अल्फा अगर निकालना है तो अल्फा के लिए देखो क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा बराबर ओमेगा, ओमेगा तो हो गया थीटा स्क्वायर, और डी ओमेगा अपॉन डी थीटा क्या हो गया? 2 थीटा। तो अल्फा का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ थीटा क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? ट्वाइस ऑफ थीटा क्यूब, ये आंसर आ गया। ये अल्फा का थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेशन आ चुका है। तो ये सर्कुलर मोशन के स्टार्टिंग के पॉइंट्स है जो कि 1D मोशन के जैसे ही है। जैसे 1D मोशन में पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और फिर एक्सेलरेशन वाली चीजें जो रहती है, वैसे ही यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन में रहता है ना। आगे बढ़े। अब देखो सर्कुलर मोशन में जैसे 1D मोशन में आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थी v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। ये इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना। तो यहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पहली बात तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन देते किसके लिए? जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो आप पढ़ते थे ना, v बराबर यू प्लस ए टी, ये सब ये किसके लिए देते हैं? जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। फॉर एक्सेलरेशन बराबर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए दी जाती है। और वो इक्वेशंस क्या क्या थी बता सकते हो? v बराबर u प्लस ए टी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और एक और चौथी इक्वेशन होती है एस एनथ के लिए। क्या होती है? एस एनथ, एनथ सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। इसका मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस करा रहा था, उसमें मैंने जिक्र भी किया था। ये इक्वेशन क्या होती है? u प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1, ये nth सेकेंड में जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करता है उसकी इक्वेशन होती है। तो ये चार बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 1D मोशन की, होती है। अब ठीक इसी तरह से हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में भी क्या होगा? यही चार इक्वेशंस इसी पैटर्न में रिपीट होगी। कैसे रिपीट होगी? देखो v की जगह यहां पे v क्या था पता है किसी को? v क्या था यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या था? a एक्सेलरेशन और t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अब v की जगह तो आ जाएगा फाइनल ओमेगा, तो कोई t टाइम बाद जो ओमेगा होगा किसके लिए ले रहे हैं? फॉर अल्फा बराबर कांस्टेंट। मान लीजिए कोई ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसका अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो उसके लिए फाइनल ओमेगा जो होगा वो क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा। ओमेगा नॉट क्या हो गया? इनिशियल ओमेगा, ये क्या हो गया? फाइनल ओमेगा। अल्फा ए की जगह आ जाएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो ए है इसकी जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा। एस यहाँ पे तो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज इक्वल टू यू की जगह आ जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर v v की जगह फाइनल ओमेगा स्क्वायर, और u की जगह आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a की जगह अल्फा, s की जगह आ जाएगा थीटा। ये इक्वेशन में फिर s nth है तो यहाँ पे थीटा nth का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? nth सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो थीटा nth की वैल्यू आ जाएगी u हो गया ओमेगा नॉट, a की जगह आ जाएगा अल्फा बाई टू, 2n माइनस 1। तो ये हमारी चार इक्वेशंस बन जाएगी किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। समझ में आई बात? ये सर्कुलर मोशन के लिए सेम एज इट इज रिपीट हो चुकी है। क्लियर है ये बात? सेम सर्कुलर मोशन के लिए रिपीट हो गया। ओके,
जैसे सवाल क्या होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इफ ओमेगा नॉट जीरो, कोई सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है और उसका जो अल्फा है वो है 2 रेडियन पर सेकेंड, कितना है? तो पता क्या लगाना है, फाइंड आउट। हमें पता लगाना है फाइंड आउट। पहली चीज हमें पता लगानी है ओमेगा कितना होगा, दूसरी चीज कितना एंगल कवर कर लेगा आफ्टर टी बराबर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये सवाल है। तो कौन कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, पहला एंड दूसरा, करेंगे नहीं करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके बताइए ओमेगा कितना, 8 सेकेंड बाद 16 आ जाएगा। थीटा कितना आया, थीटा भी उतना आ रहा है। तो सॉल्यूशन जब इसको करेंगे तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, फाइनल ओमेगा बराबर इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इनटू टी, तो कितना हो जाएगा 16 रेडियन पर सेकेंड। ये पहला आंसर आ गया, आया नहीं आया? अब दूसरा आंसर, हमें कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट जीरो टी 8 प्लस हाफ अल्फा 2 इंटू 8 का स्क्वायर, 64 रेडियन आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 64 रेडियन, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया 64 रेडियन। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस, भाई इस प्रोसेस में नंबर ऑफ रोटेशंस कितने गए, ये पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे? रेडियन को नंबर ऑफ रोटेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। 2 पाई रेडियन का जो होता है ना, 2 पाई रेडियन बराबर किसके होता है, 1 रोटेशन के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रोटेशन के बराबर होता है। अपने पास 64 रेडियन है, 64 रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ रोटेशन में कन्वर्ट करना है। 64 रेडियन को हमें नंबर ऑफ रोटेशन कन्वर्ट करना है। तो एक रोटेशन में होते हैं 2 पाई रेडियन में होते हैं 1 रोटेशन, तो अपन ऐसे करते हैं ना, देखो यूनिटी लॉ क्या कहता है, 1 रेडिएशन में हो जाने के कितने, 1 अपॉन 2 पाई रोटेशन, तो 64 रेडियन में कितने हो जाएंगे, 64 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64 को 64 रोटेशन में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 64 अपॉन में 2 पाई रोटेशंस। लगभग इनकी कैलकुलेट करेंगे तो देखो पाई कितना होता है 3.14 इंटू 2 करोगे तो 64 में 6.28 गया तो 9 से 10 के बीच में आएगा, वैल्यू आ जाएगा ना। तो ये वैल्यू लगभग 9 से 10 के बीच में आएगा, यानी 9 तो पूरे रोटेशन करेगा और 9 से 10वां जो रोटेशन है वो पूरा ना होकर थोड़ा सा रहेगा, है ना। तो ये 9 से 10 रोटेशन के बीच का है और एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 64 रेडियन में मैं 2 पाई का डिवाइड कर दूं 3.64 में 2 का डिवाइड किया 28, तो 28 में हमें डिवाइड करना है 3.14 का। अच्छा ये तो 8.91 रेडिएशन आ जाएगा, ये लगभग आएगा 8.91 रोटेशन, ये आ रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, 8 रोटेशन तो पूरे कर रहा है लेकिन 90 रोटेशन का केवल 90% कर रहा है, 10% वो कर नहीं रहा है ना। वो 8 बार तो पूरे चक्कर लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे चक्कर लगा लिए 8, लेकिन 90 रोटेशन में क्या कर रहा है वो, उसका 90.9 हिस्सा ही, यानी कि 90% कवर कर रहा है, 10% हिस्सा उसने क्या कर दिया, अभी छोड़ दिया। तो ये इसके नंबर ऑफ रोटेशन आ गए। अगर रेडियन को नंबर ऑफ रोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसका डिवाइड कर दोगे, 2 पाई का डिवाइड कर दोगे, समझ में आई बात। तो ये क्या होता है, अपना रोटेशंस निकालने के लिए पूरा प्रोसेस रहता है।
ओके, आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे करते हैं। तो इस तरह के सारे सवाल कर लोगे अब, जो आपने यहाँ पे 1D मोशन के सारे सवाल किए थे वैसे ही ये सारे सवाल जाएंगे। मान लो आपको ये पूछे इसी में कि थीटा बराबर जब 10 रेडिएशन, या फिर ये मान लो कवर कर ले 10 रोटेशन के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। जैसे इसमें एक सवाल हो जाए, मान लो सेकंड सवाल अपन देखें, ओमेगा क्या होगा आफ्टर 10 रोटेशंस, 10 रोटेशन के बाद ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। पिछले सवाल ये अल्फा कितना दे रखा है, वही 2 रेडियन पर सेकंड है, तो 10 रोटेशन के बाद ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको क्या दे दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया 10 रोटेशन का, ओमेगा पूछा है, अल्फा दे रखा है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लोगे। बस ये बात ध्यान में रखना, थीटा को नंबर ऑफ रोटेशन दे रखा है लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे थीटा किस में रखते हो, रेडियन में रखते हो। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 रोटेशंस दे रखे हैं, वो नंबर ऑफ रोटेशन में दे रखे हैं, तो उनको पहले रेडियन में भी कन्वर्ट करोगे। आ जाएगा। देखो, रेडियन को नंबर ऑफ रोटेशन में कन्वर्ट किया तो 2 पाई का डिवाइड किया, अगर नंबर ऑफ रोटेशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो सबसे पहले अपना थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई इंटू 10, यानी कि कितना है 20 पाई रेडियन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये तो पहले थीटा आ गया। अब इक्वेशन लगा दीजिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर वाली जो हमारी इक्वेशन है, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। ये इक्वेशन लगा के फाइनल आंसर निकाल लीजिए। तो फाइनल ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 0 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा, अल्फा कितना 2 और थीटा कितना 20 पाई। इसको सब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 20 यानी 80 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा रूट में 80 पाई रेडियन पर सेकेंड। कितना जाएगा, चाहो तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो, है ना। 80 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 5, तो 16 का रूट बाहर क्या आ जाएगा 4, तो 4 रूट में 5 पाई रेडियन पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। समझ आई बात। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने यूज कर ली। अब देखो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने का भी एक सवाल कर लेते हैं। जैसे तीसरा सवाल, आपको पता लगाना है कि थीटा कितना होगा एट हमें थीटा पता लगाना है एट 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड के अंदर वो कितने रेडियन का एंगल कवर करेगा। तो 5वें सेकेंड में ही पूछा है, 5 सेकेंड में नहीं पूछा। जैसे ये सवाल था ना अपना, ये तो है देखो, ये तो 8 सेकेंड में पूछ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये सवाल पूछ रहा है 5 सेकेंड में नहीं पूछ रहा है, ये 5वें सेकेंड में पूछ रहा है थीटा एट 5th सेकेंड। उस 5वें सेकेंड में ही क्या होगा, खाली थीटा पूछा जाए। ये जो 5वां सेकेंड हो गया, 8वां सेकेंड होगा, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सवाल में समझ में आया। ये कहता है थीटा इन 5 सेकेंड। देखो दोनों लैंग्वेज में डिफरेंट है, थीटा क्या इन 5 सेकेंड, और ये दोनों अलग अलग सवाल है। इसमें तो लगेगा u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 वाला, इसमें लगेगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर वाला। समझ में आई बात।
तो मैंने पूछा क्या है, उसमें अंतर करना आना चाहिए। मैंने पूछा है 5वें सेकंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या लगाएंगे इक्वेशन, ये फोर्थ वाली लगा लेंगे। तो आंसर बता दो कितना आया। थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 2 इंटू 5 माइनस 1, तो थीटा आ जाएगा 9 रेडियन, ये आंसर आ जाएगा ना। तो 9 रेडियन का एंगल कवर कर रहा है उस समय। ठीक है, एक सेकेंड में। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के ये सवाल हैं, ये जैसे अपने 1D मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसी तरह के एंगुलर में भी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस रहती है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अलग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं, वो बनते हैं अपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, जिसमें अपन को सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी समझना होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन, ये सारे क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट पार्ट में बनते हैं। सर्कुलर मोशन 2 पार्ट में बढ़ा जाता है, पहला पार्ट तो यहाँ पे रहता है और दूसरा पार्ट किसमें रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला पार्ट रहता है ना। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ओके।